I'm audible? Yes, sir. Okay. ये कट कैसे गया था सिग्नल? ओके सो चलो हम लोग बात कर रहे थे वेरिएबल सिलेक्शन. वेरिएबल सिलेक्शन बोलो या डायमेंशन रिडक्शन बोलो. डायमेंशन रिडक्शन. ठीक है ना. तो जो हम लोग बात कर रहे थे पीसीए. पीसीए इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर डायमेंशन रिडक्शन. ठीक है ना. इसीलिए मैंने कहा पीसीए अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले हम ये सब बात कर लेते हैं. ठीक है ना सर. यहां तक का काम मतलब यहां से यहां तक के काम को हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग. ठीक है. अब हम लोग करते हैं मॉडलिंग करना. राइट. इसको हम लोग बोलते हैं एनालाइज करना. एनालाइज करना मतलब एनालाइज करने का मतलब ये गाइस, हम क्या करेंगे मॉडल को ट्रेन करेंगे. तो जो अब ये लिखा है ना ट्रेनिंग फेज, वैलिडेशन फेज, एप्लीकेशन फेज, इसका कॉन्सेप्ट आता है. हम क्या करेंगे जो हमारे पास डेटा होगा राइट, हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे दो टुकड़ों में, तीन टुकड़ों में तोड़ते हैं बेसिकली. ट्रेन, टेस्ट एंड वैलिडेशन. ठीक है. बट मशीन लर्निंग में ज्यादातर इसी का यूज होता है, ट्रेन और टेस्ट का. बट जब हम लोग डीप लर्निंग पे उसको काम करते हैं तो हम लोग ट्रेन, टेस्ट और वैलिडेशन पे तोड़ते हैं. ठीक है. तो ये ट्रेन टेस्ट पे तोड़ लिया हमने. हम क्या करेंगे ट्रेन पे डेटा को ट्रेन करेंगे. ट्रेन माई एल्गोरिदम ऑन ट्रेन डेटा सेट. ठीक है ना. हम क्या करेंगे एल्गोरिदम को ट्रेन करेंगे. ठीक है ना. जब एल्गोरिदम को ट्रेन करेंगे फिर हम लोग क्या करेंगे मेजर परफॉर्मेंस ऑफ माई मॉडल. जो भी आपने मॉडल बनाया है, चाहे आपने डिसीजन ट्री बनाया हो, चाहे आपने लॉजिस्टिक रिलेशन बनाया हो, चाहे आपने, एक सेकंड है रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं, यस, चाहे वो आपका टाइम सीरीज बनाया हो, चाहे मशीन लर्न कोई भी मॉडल बनाया हो, उसका हम क्या करेंगे परफॉर्मेंस मेजर करते हैं. परफॉर्मेंस मेजर में हम लोग क्या करते हैं, तो हमारे पास देखो अलग अलग एल्गोरिथम में अलग अलग चीज की परफॉर्मेंस मेजरिंग करनी है. तो अगर आपके पास रिग्रेशन प्रॉब्लम है, अगर आपके पास रिग्रेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हमारे पास जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है वो है आपका आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर. ठीक है. आपका एफ स्कोर, एफ स्कोर आप यूज नहीं करते तो छोड़ो, एडजस्टेड आर स्क्वायर. फिर हो गया आपका आरएमएससी, आपका एमएससी, आपका मैप, आपका एमएई, आपका डेसाइल एनालिसिस, आपका डेसाइल एनालिसिस, हाँ मतलब यही सब. ठीक है ना, एटसेट्रा. इनको आप मेजरमेंट देख सकते हो कि हमारा अच्छा आ रहा है या हमारा बुरा आ रहा है. अगर आपका क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम लोग स्टडी करते हैं सर ये एक्यूरेसी. डिसाइल एनालिसिस क्या होता है? है डेसाइल एनालिसिस नहीं किया है, करेंगे, बता दूंगा जब टाइम आने दो. एक्यूरेसी है अभी बता दूंगा. ठीक है. रिकॉल है, प्रेसिजन है, F1 स्कोर है, तो सेंसिटिविटी. लिफ्ट है. रिकॉल क्या होती है बेटा, रिकॉल और प्रेसिजन क्या होता है, लिफ्ट है, गेन है, एओसी है, आरओसी है, जिनी है, और क्या है, डेसाइल एनालिसिस है, आपका एक सेकेंड,
और भी टर्म है, ठीक है, एटसेट्रा लिख देता हूं, ठीक है, ये सारे स्टडी करने होते हैं, ठीक है। रिकॉल और प्रिसीजन के दूसरे नाम और क्या है आपके? सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी, यस सर। ठीक है। इसके साथ अगर और पढ़ना तो आप वो भी पता करो, टीपीआर क्या होता है, एफपीआर क्या होता है, टीएनआर क्या होता है, ट्रू नेगेटिव रेट, एटसेट्रा, ठीक है। ओके, सेगमेंटेशन है अगर, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, एक WCSS करके होता है और एक होता है इसका नाम भूल गया हूं, ठीक है, एक और होता है, दो ही तीन होते हैं, ज्यादा नहीं होता है। और ऑप्टिमाइजेशन की तो कोई ऐसा होता नहीं, ऑप्टिमाइजेशन में टाइम और स्पेस होता है, जहां टाइम और स्पेस दोनों घटा देते हो तो आपका हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैसे करते हैं, ट्रेन डेटा देखा हमने, टेस्ट डेटा देखा, ठीक है। मान लो कोई भी मॉडल बना के ले लेते हैं, मान लो रिग्रेशन का मॉडल है हमारा, क्लासिफिकेशन का ले लेते हैं समझाने के लिए, क्लासिफिकेशन का मॉडल ले लिया। मान लो इसमें हमारा एक्यूरेसी जो है, कोई भी मतलब कोई भी ले लो, एक्यूरेसी नहीं कोई भी ले लो, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ये ले ली, ये सारी क्या हमारी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी देख लो, तो इसकी एक्यूरेसी आ गई आपका 89%, इसकी एक्यूरेसी 78%, क्या ये सही मॉडल है? नो सर। नो क्यों सर। नहीं सही, क्यों सही नहीं भाई, ये तो बढ़िया रिजल्ट कर रहा है। सर ओवरफिट है। ओवरफिट है, क्या बात कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग ओवरफिट बोलते हैं। दूसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंडरफिट। अंडरफिट। अंडरफिट बोलते हैं। जानते हो होता क्या है, ऐसे ही बोल दिया अंडरफिट। नहीं सर, ओवरफिट मतलब जो ट्रेन पे तो बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, पर जो अनफिट मतलब ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, ये क्वेश्चन है। बिकॉज हम सर सारे वेरिएबल को कंसीडरेशन में कर लेते हैं, तो वो ज्यादा प्रिसाइज हो जाता है सभी को अकोमोडेट करने के चक्कर में। ना बाबा ना, गलत बात, ऐसा तो नहीं होता है जी। सो वो कॉम्बिनेशन ज्यादा ले लेता है ना, इसलिए। अरे मेरा बच्चा, और और कोई आंसर? सर वो बता, जिस मॉडल पे हमने बनाया है उसी पे बेटर परफॉर्म कर रहा है बस वो। उस डेटा पे, हाँ उस डेटा पे। मॉडल पे और नहीं, उस हाँ, डेटा और पे। जो डेटा हम जो उसको नॉन नहीं है उस पे वो सही से परफॉर्म नहीं कर रहा। ओके, बस डन। अरे आप सब सही हो, बट और सोचो। कम ऑन, चिल पिल। सर डेटा लॉस होने की वजह से। सर हमारा मॉडल जो है नॉइजी डेटा को भी कैप्चर करता है, लर्न कर लेता है नॉइजी सारा। डेटा पे कैप्चर करता है, क्या बात है। देखो ये पिक्चर दिखाई दे रही है, वी कैन ट्राई फॉर सम मोर कॉम्बिनेशन विद इन दिस, थर्ड इज द बेस्ट। यस बेटा रमन, ये आप एक पिक्चर देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है, यस सर, ये ओवरफिट है। सारे पॉइंट्स को अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि इसका एक्चुअल जो पैटर्न है वो हम कैप्चर कर लें 100%,
तो ट्रेनिंग डेटा को तो 100% ये क्या करता है, अकोमोडेट, उसका पैटर्न स्टडी कर लेता है। बट जो ट्रेनिंग डेटा में पैटर्न है 100%, वो रियल लाइफ में पैटर्न है या नहीं है, ये तो 100% ट्रू नहीं है। तो नया जो डेटा आया, अगर उसका पैटर्न इससे थोड़ा सा भी अलग हुआ तो उसको वो सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो मॉडल ने अपने जो डेटा आपने उसको सिखाया उसको खूब अच्छे से समझ लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरफिट, ओवर स्मार्ट। जैसे ना आपके घर में बच्चा है ना, और वो खूब सारी ज्ञान की बातें करता है, ऐसा करता है, कोई काम बोलो कूद खाद कर लेता है, तो आप कहते हैं बच्चा ओवर स्मार्ट है। जैसे ही एग्जाम में गया लुढ़क गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओवरफिट हो गया। आपने बोला ओवर स्मार्ट बन रहा था। बात समझ में आ गई? Yes, sir. दूसरा तरीका क्या, आपने Yes. बहुत कम समझा डेटा को, ट्रेन डेटा में बिल्कुल नहीं समझा, और टेस्ट डेटा ऐसा ही मिल गया, तो टेस्ट में क्या करेगा, बच्चा परफॉर्म कर लेगा। मतलब वो घर पे अच्छे से काम नहीं करता था, है ना, बट जैसे ही बाहर गया उसने दुनिया में कहते हैं झंडे गाड़ दिए अपने काम के, अच्छा रिजल्ट दिया, परफॉर्म किया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हमारे यार उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया आपने, राइट, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अंडरफिट। मतलब ट्रेन डेटा का बिल्कुल उसने कोई भी जो पैटर्न था कैप्चर नहीं किया, बट टेस्ट डेटा में वैसा ही पैटर्न मिल गया, इसलिए वो अच्छा काम कर रहा है। कुछ लोग होते हैं ना पूरे साल नहीं पढ़ते, और दो मतलब मुश्किल से रात भर पढ़ते हैं, उन्हें वही पढ़ लेते हैं जो उन्हें आने आता है एग्जाम में, वो पता लगा वो बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, तो कहते हैं यार तुमने अंडर एस्टिमेट किया था मुझे, देखो मैंने 80 नंबर मार्क्स ले आया, और क्लास में वो बिल्कुल फेल हो जाता था। गुड फिट क्या है, अच्छा बंदा कौन है, जो एग्जाम में भी और घर में दोनों जगह अच्छा काम करे, दैट इज कॉल्ड गुड फिट और रोबस्ट फिट। तो इसको मॉडल आप बोलोगे जनरलाइज्ड, ठीक है, या गुड फिट या रोबस्ट मॉडल। यहां पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि आपको कैसा मॉडल चाहिए, रोबस्ट मॉडल चाहिए, गुड फिट वगैरह नहीं बोलते हैं, पता है, ऐसे घुमा के पूछते हैं, आपको रोबस्ट मॉडल चाहिए या वो मॉडल चाहिए जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो, आपको कौन सा मॉडल चाहिए? रोबस्ट मॉडल Robust model. आप यहाँ तो आंसर दे पा रहे हो क्योंकि समझ गए, वहां पे खो जाओगे, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है, कूल, यस सर। परफेक्ट, ठीक है। जब हम इस तरह से सेटिस्फाई हो गए और हमने देखा मॉडल बिल्कुल अच्छा मस्त चल रहा है, अब हम इसको क्या करेंगे, मॉडल को क्या करेंगे, लोग कम्युनिकेट कर देंगे, प्रेजेंट करेंगे, एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन का मतलब क्या कि जो हमने मॉडल बनाया अब उसको रियल टाइम में लगा देंगे। जैसे फ्रॉड डिटेक्ट करने वाली बात है ना, तो आपने क्या किया, आपने उसका क्या वेब पेज बना दिया, या आपने एप्लीकेशन बना दिया, या आपने कुछ और बना दिया, राइट। तो जैसा ही कोई बंदा आएगा, जैसे कि आप ऐसा समझो, एक रिग्रेशन मॉडल आपने बना दिया है ना, और रिग्रेशन आपने कार वाला मॉडल सीखा होगा ना आर में, यस और नो, यस सर। है ना, कार का प्राइस प्रेडिक्ट करने के लिए मान लो, तो आपने रीसेल वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए आपने एक मॉडल बना दिया, रीसेल वैल्यू प्रेडिक्शन के लिए। तो आपने बोला कि उसका प्राइस कितना था जब आपने खरीदा था, दूसरा वेरिएबल हो गया आपका कि टाइम ड्यूरेशन, टायर कितना पुराना है, टायर एज, है ना, पेंट एज, डेंट कितने हैं आपके, है ना, कितना ओल्ड कितना है गाड़ी, है ना, हाँ ठीक है, एरिया लिख लो, ठीक है ना, व्हील बेस कितना है, ठीक है, सर एक कितने किलोमीटर ग्राउंड चली, क्लियरेंस, हाँ बिल्कुल ग्राउंड क्लियरेंस है, ठीक है ना, और किलोमीटर, है ना, कितने एक्सीडेंट हुए हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट, वगैरह वगैरह, ये सब आपने बना लिए, ये आपके मॉडल में आपने देखे, ये मॉडल आ गए। तो आप जैसे ही जाते हो ना किसी, जैसे कि कार बेचो इस पे जाते हो, वो सब चीजें आपसे पूछ लेता है ना, गाड़ी चला के ले जाता है, पेंट देखो टिक टिक करके देखता देखता पेंट आपने नया कराया पुराना पेंट है ना, व्हील वेज ग्राउंड क्लियरेंस सब देख लिया उसने, जैसे ही हिट करोगे सारा डेटा, वो उसकी रीसेल वैल्यू दे देगा। तो ये सिर्फ उसको ऊपर दिखाई देगा,
पीछे कैलकुलेशन क्या हो रही वो तो हिडन होगी, वो उसे थोड़ा दिखाई देगी। वो क्या करेगा, प्राइस डालेगा गाड़ी का, जब गाड़ी खरीदी प्राइस कितना था, टायर की एज कितनी है, पेंट की एज कितनी है, डेंट कितने आ रखे हैं, कितना पुरानी है गाड़ी, उसका एरिया कितना है, वगैरह वगैरह सब आपने डाल दिया। जैसे ही आप उसमें एंटर करोगे, सबमिट करोगे, वो क्या करेगा, रीसेल वैल्यू दे देगा। ठीक है ना, और आप बता दोगे भाई देखो इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू इतनी है। ठीक है, बट उसमें ना थोड़ा बहुत मार्जिन वो लेके रखते हैं हमेशा, कि जैसे मान लो 5 लाख की रीसेल वैल्यू आई, तो आपको नहीं यार 5 लाख में तो नहीं, 5.5 से तो कम में नहीं बेचूंगा, फिर वो थोड़ा डिस्कस करते हैं, करते करते वो 5.25 लाख में आपकी खरीद लेते हैं, वो थोड़ा मार्जिन लेके रखते हैं। तो इस तरह से आपने एक प्रोजेक्ट बना के तैयार कर दिया। कूल, Yes, यस sir. क्या बात है भाई। तो ये हो गया पूरा मशीन लर्निंग का प्रोसेस। कोई क्वेश्चन हो प्लीज पूछ लो, बहुत ज्यादा हो गया मैं जानता हूँ, बहुत मैं ज्यादा लिखता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ आपको समझा दूं पूरा। सर ये जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट में आपने तो एआईसी और बीआईसी का मेंशन नहीं किया कहीं। एआईसी बीआईसी क्या होती है? अरे लिख लो, मैं एआईसी बीआईसी कभी नहीं देखता। मैं पूछ रही हूँ कहाँ है, मतलब मेरे हिसाब से वो तो क्लासिफिकेशन में आना चाहिए, आप फिर रिग्रेशन में लिख रहे हो। सब में आता है एआईसी बीआईसी, मुझे एआईसी बीआईसी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं कभी यूज नहीं करता। रिग्रेशन में चलाई थी एआईसी बीआईसी या लॉजिस्टिक में चलाई थी? सर लॉजिस्टिक में चलाई थी। हे भगवान, रिग्रेशन में भी चलती है, ठीक है। एआईसी बीआईसी रिग्रेशन में तो हमने कहीं पे भी चला लो बेटा। एडजस्टेड आर स्क्वायर देख करके काम चला लिया था। ओके, आप एआईसी बीआईसी किसी में चला लो, चाहे लॉजिस्टिक में चला लो, अभी तो आपने टाइम सीरीज में चलाई थी। यस सर। ठीक है, एआईसी बीआईसी टाइम सीरीज में चला दो, लॉजिस्टिक में चला लो, क्लासिफिकेशन में चला लो। एआईसी बीआईसी क्या करे, दो मॉडल कंपेयर ही तो करती है। फार्मूला पता है एआईसी बीआईसी क्या होता है? सर देखा था, उसमें कुछ लाइक्लीहुड और वो कॉम्बिनेशन देख हाँ करके बनाया जी, था। हाँ जी, हाँ जी, तभी मैंने बोला था लाइक्लीहुड वगैरह पढ़ लेना। सर लाइक्लीहुड मिला नहीं कहीं पर भी, मतलब ज्यादा सर्च नहीं कर पाई थी, बट हाँ सर्च किया था। लाइक्लीहुड एग्जैक्टली नहीं लिखा, वो प्रोबेबिलिटी के ही आगे पीछे घूम करके वो कंफ्यूज ही कर रहा था सर। ऐसे आंसर दोगे तो कहेगा बेटा बाहर बैठो पहले। नहीं सर, अभी 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 पढ़ना है, उसे नहीं पढ़ा था एक्चुअली, पता नहीं। राइट, ये ऐसे ही होता है देखो, AIC इक्वल टू माइनस का 2 log L प्लस 2K। ओके। ठीक है, L का मतलब होता है लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड। ठीक है, और K का मतलब होता है पैरामीटर्स। ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर ऐसे नहीं, नंबर ऑफ पैरामीटर लिख लो। ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर रिग्रेशन वगैरह में किसकी बात करते हैं हम लोग? वेरिएबल की बात। वेरिएबल्स। ठीक है ना, तो बेटा इसमें कहाँ लिखा है कि रिग्रेशन में काम करेगा, लॉजिस्टिक पे काम करेगा? कहीं नहीं लिखा सर। सर ये जो फॉर्मूला मैंने कहीं देखा था वो तो थोड़ा अलग लिखा हुआ था कि 2k माइनस 2 इंटू लॉग माइनस लाइक्लीहुड, ऐसा लिखा। नहीं नहीं बेटा, यही होता है। कहाँ देखा आपने? इसी का तो ऐसे ऐसे ठीक है। देखो AIC जनरली हम लोग तब चलाते हैं जब हमारे पास आउट ऑफ सैंपल क्या बोलते हैं, डेटा नहीं होता। आउट ऑफ सैंपल का मतलब ट्रेनिंग टेस्ट में स्प्लिट करने का बहुत ज्यादा अच्छा तरीका ना हो, तब हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आजकल इतना सारा डेटा है, ट्रेन टेस्ट में तो आराम से तोड़ ही देते हो, तो इसलिए AIC वगैरह लोग बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है ना। सर जो पढ़ा था उसमें तो बताते हैं मॉडल, मॉडल का सिलेक्शन के 3 मेथड होते हैं, उसमें AIC BIC और वन मोर था LPA समथिंग, तो वो फ्रीक्वेंसी साहब, प्रोबेबिलिटी पे डिपेंडेंट ना था ना ना AIC, और ये ना ना, नहीं नहीं बेटा, मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है, एक लिंक भेजता हूँ, पढ़िएगा। ठीक सर। ओके।
चलो ठीक है भाई, ये हमने पढ़ लिया। ओके, अब हम बात करते हैं। ये देखो, इसमें ना इन्होंने अपने हिसाब से कहानी लिख रखी है। कहानी का मतलब पीपीटी बनी हुई है, तो प्लीज आप इसको पढ़ते रहिएगा अगर आपको पढ़ने का मन करे। ठीक है, ओके। ये देखो सब लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिकल लर्निंग है ना, पर्सपेक्टिव, लेवल अनलेवल डेटा। ठीक है, और आपका अभी हम समझ बात दे देंगे लेवल एंड क्या होता है। मॉडलिंग फ्रो इवोल्यूशन डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस मतलब प्री प्रोसेसिंग एनालिसिस, एनालाइज ऑफ द डेटा, डेटा प्रिपरेशन, बिजनेस प्रॉब्लम। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ ये इन्होंने मतलब पीपीटी फॉर्म में लिखा हुआ है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है क्या गाइस? तो प्लीज पढ़ लेना इसको। अब हम बात करते हैं, दो टाइप की होती है हमारे पास एल्गोरिथम, टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम, टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। दो टाइप की एल्गोरिथम्स होती है, पहली होती है पैरामीट्रिक, ठीक है बेटा, ये भी तो वही लिखा है मैंने, 2k-2ln, ये और दोनों अलग अलग हैं। So yes sir. No 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 ln sir. का मतलब होता है नेचुरल लॉग, ठीक है, नॉन पैरामीट्रिक, ठीक है ना, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक। ओके गाइज, एक सेकेंड, आई हैव सम इंपॉर्टेंट कॉल। पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, अब समझते हैं पैरामीट्रिक क्या होती है। ऑल दोज एल्गोरिथम्स which have its functional form are पैरामीट्रिक एल्गोरिथम, मतलब जिनमें एडवांस में पता होता है कि हमारी एल्गोरिथम किस तरह से बनी है, या पीछे की मतलब जो फंक्शन है इसका वो किस तरह से बना हुआ है। एक सेकेंड यार, हाँ जी गाइस, सो ऐसी एल्गोरिथम जिनकी अपनी खुद की फंक्शनल फॉर्म होती है, वो मशीन से लर्न नहीं करते हैं, ठीक है, उनकी खुद की अपनी फंक्शनल फॉर्म होती है। जैसे लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन की अपनी खुद की फॉर्म क्या होती है कि भैया फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। एम लर्न कर लोगे पैरामीटर तो ठीक है, ठीक है, जैसे m क्या होता है, पैरामीटर्स होते हैं इसमें, ठीक है, m1 m2 m3 जैसे 5 वेरिएबल हैं, तो जिसके जो m वैल्यू जो कोफिशिएंट होते हैं वो पैरामीटर्स बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पैरामीटर क्या है, हमारे लर्न किया जा सकते हैं, बट इसकी फंक्शनल फॉर्म क्या होती है, नोन होती है, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है ना गाइस, इंटरनेट वाला आया, मेरा इंटरनेट ड्रॉप हो गया था, तो मैं खड़े होके पढ़ाता जाता हूं, ठीक है। पैरामीट्रिक अप्रोच हो गई, ठीक है। दूसरी होती है गाइस नॉन पैरामीट्रिक अप्रोच। नॉन पैरामीट्रिक अप्रोच वो जिसकी हमें फंक्शनल फॉर्म पता ना हो, ठीक है ना, जैसे डिसीजन ट्री, ठीक है। क्या है डिसीजन ट्री? डिसीजन ट्री में पहले एडवांस हमें ये पता नहीं होता कि हमें क्या करना है। गाइस एक सेकेंड,
हाँ जी, तो नॉन पैरामीट्रिक अप्रोच वो होती है गाइस जिसमें हमें पहले से पता नहीं होता कि हमारी फॉर्म क्या होगी। जैसे डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये ऐसी एल्गोरिथम है जिनमें पहले से पता नहीं होता कि कौन सी इसकी क्या फंक्शनल फॉर्म होगी, उसको हम बोलते हैं नॉन पैरामीट्रिक। दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं, ठीक है। पैरामीट्रिक का फायदा ये है कि ये सिंपल होता है। पैरामीट्रिक अप्रोच क्या होती है गाइस? सिंपल होती है। पैरामीट्रिक एल्गोरिथम लिख लो या अप्रोच लिख लो, एल्गोरिथम्स जो होती हैं वो बहुत सिंपल होती है, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन, ठीक है ना। बट नॉन पैरामीट्रिक सिंपल नहीं होती, बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न को स्टडी कर लेती हैं, ठीक है। इसलिए नॉन पैरामीट्रिक आज की दुनिया में ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि उनकी खुद की फंक्शनल फॉर्म नहीं होती, और वो खुद, जैसे होगा पानी, पानी में दारू में डालो तो दारू बन जाता है ना, पेप्सी में डालो तो पेप्सी बन जाता है, और क्या खाने में डालो तो खाना बन जाता है, व्हाटएवर, राइट। तो उसी तरह से नॉन पैरामीट्रिक की वो डेटा के हिसाब से अपनी फंक्शनल फॉर्म को चेंज कर लेती है, ऐसी को हम बोलते हैं नॉन पैरामीट्रिक अप्रोचेस। दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान है। देखो, अब पैरामीट्रिक एल्गोरिथम इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। सेलेक्ट अ फॉर्म ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की फॉर्म में पता होना चाहिए। लर्न द कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा। मैंने बोला ना कि इसकी एम वैल्यू तो वो लर्न करेगा, बट इसकी फॉर्म जो होगी वो पहले से हमें पता होगी, ठीक है ना। इसके फायदे नुकसान लिख रखे हैं इन्होंने, ठीक है। लीनियर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, ठीक है, सिंपल होता है, स्पीड, क्योंकि सिंपल है तो आराम से सॉल्व हो जाती है, लेस डेटा चाहिए होता है। बट इनकी लिमिटेशन क्या होती है कि कॉम्प्लेक्स नहीं होती, ठीक है, पुअर फिट होता है, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता, ठीक है। नॉन पैरामीट्रिक एल्गोरिथम्स डू नॉट मेक स्ट्रॉन्ग assumption अबाउट द फॉर्म ऑफ द मैपिंग फंक्शन। जो मैपिंग फंक्शन है, जैसे इसमें जो फंक्शन है लीनियर रिग्रेशन में फंक्शन, अगर हम बात करें, रिग्रेशन जो होता है, इसमें जो फंक्शनल फॉर्म है वो है आपका आइडेंटिटी फॉर्म बोलते हैं इसको हम। लॉजिस्टिक में जो होता है वो होता है आपका सिग्मोइड, या आपका होता है लॉजिट, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है। प्रोबिट में आपका प्रोबिट फंक्शन होता है, ठीक है ना। आपका इलास्टिक में इलास्टिक वाला फंक्शन होता है, तो बेसिकली ऐसे होते हैं। बट डिसीजन ट्री में अपना खुद का कुछ नहीं होता, कोई भी फंक्शन नहीं होता, ऐसे हम क्या बोलते हैं? नॉन पैरामीट्रिक अप्रोच बोलते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा, एग्जांपल तो उन्होंने नहीं दिया, बट डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है, कैनन है, एडा बूस्ट है, जीबीएम है, एक्जी बूस्ट है, ये सारे क्या है आपके नॉन पैरामीट्रिक है। फ्लेक्सिबल, कैपेबल ऑफ फिटिंग लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस, फंक्शनल फॉर्म, कोई फंक्शनल फॉर्म ले लेते हैं। पावर रो अजम्पशन, इसमें ना अजम्पशंस भी होते हैं लीनियर रिग्रेशन लॉजिस्टिक। क्या होता है कि डेटा नॉर्मल होना चाहिए, डेटा ऐसा होना चाहिए, डेटा वैसा होना चाहिए, तभी हम लीनियर लॉजिस्टिक लगा सकते हैं, राइट। बट नॉन पैरामीट्रिक में कोई भी अजम्पशन नहीं होता, या फिर बहुत कम अजम्पशंस होते हैं कि भैया डेटा ऐसा होना चाहिए तभी हम लगा पाएंगे, और अगर ऐसा डेटा नहीं हो तो नहीं लगा पाएंगे, ऐसा कोई भी अजम्पशन नहीं होता। परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? डेटा बहुत चाहिए होता है इसको समझने के लिए, स्पीड में स्लो होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा होगा तो इसको एक्चुअल इसकी फॉर्म निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ओवरफिट करता है। ये सब में होगा, जितनी भी नॉन पैरामीट्रिक अप्रोच है सब में ओवरफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं हमेशा करता है, बट ओवरफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। ओके, कूल गाइस, एनी क्वेश्चन? नो सर। No, sir. थ्योरी है पार्ट, टाइप्स ऑफ लर्निंग्स। कितने टाइप की लर्निंग्स होती हैं ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। Supervised and unsupervised. ओ भाई अपनी बात ये देखो, पढ़ाई के बीच में लोगों दोस्तों से बातें चल रही हैं लोगों की, हैं? नहीं सर, दोस्त नहीं है, वो मेरे भाई ये दोनों मेरे पास में बैठ के बातें करते थे। अच्छा, वो वेट कर रहे हैं कि कब मेरी क्लास खत्म होगी और कब हम कोल्ड कॉफी पीने जाएंगे। सही है भाई। बेटा क्लास खत्म हो गई, ले जाओ इसको। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड एक होती है सर सेमी सुपरवाइज्ड,
एक होती है रेनफोर्समेंट, ठीक है ना, ये बेसिकली 4 टाइप की लर्निंग होती है। तो सुपरवाइज में क्या कहानी होती है बेटा, हमारे पास लेवल्ड डेटा होता है। मतलब क्या कि इसमें हमारे पास एक्स वेरिएबल होते हैं और हमारे पास वाई वेरिएबल होता है। मींस हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, पहले लेते हैं, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। राइट, ऐसी लर्निंग हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरवाइज बोलते हैं। किसी को डाउट है, या पढ़ चुके होंगे शायद, कूल, या और एक्सप्लेन करूं? सर और एक्सप्लेन कर दीजिए, बिकॉज यही यहाँ आगे ये बोला था कि आगे पढ़ेंगे आप सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है, आलोक सर चीटिंग है। आलोक सर ने जितनी भी पढ़ाई थी वो सारी सुपरवाइज लर्निंग थी, ठीक है। सुपरवाइज Yes, लर्निंग sir. का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला एक्स वेरिएबल होते हैं और हमारे पास वाई वेरिएबल होता है। इसको टारगेट वेरिएबल ही बोलते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बोलते हैं हम लोग, टारगेट वेरिएबल। टारगेट वेरिएबल ही बोलते हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग फीचर्स भी बोलते हैं। तो ऐसी एल्गोरिथम जैसे कि इसमें कौन सी है आपकी रिग्रेशन प्रॉब्लम, रिग्रेशन प्रॉब्लम क्या होता है, टारगेट वेरिएबल आपका कंटिन्यूस होता है ना, यस सर। उसी से तो चेक करते हो कि हमारी एमएससी ज्यादा आई कम आई। अगर हमारी ज्यादा आती तो हम फिर से ट्रेन करते हैं डेटा को, है ना, राइट सर। फिर हम वेरिएबल कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, ट्यून करते हैं। तो हम्म। उस वेरिएबल के बेस पे वेरिएबल हमें सुपरवाइज कर रहा है ना, कि भैया डेटा को फिर से चेंज करो, मॉडल को फिर से चेंज करो, तभी आपका सही रिजल्ट आएगा। तो ऐसी लर्निंग हम लोग क्या बोलेंगे, सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। जिसमें हमारे पास क्या हो, एक वेरिएबल, एक बंदा खड़ा हो, एक वेरिएबल है जो मैं सुपरवाइज करवा रहा है कि भैया ये वाला मॉडल चलाओ, ये ऐसा करो, आपका मॉडल अभी अच्छा नहीं चल रहा है। सुपरवाइज का मतलब क्या कि वो बंदा जो आपको क्या करता है, गाइड कर रहा है कि भैया आपने सही किया नहीं किया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। रिग्रेशन प्रॉब्लम हो गई आपकी, आपकी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गई। क्लासिफिकेशन में भी ये होता ना कि आपकी एक्यूरेसी कम आई, ज्यादा आई, तो फिर से ट्रेन करो, फिर से कुछ चेंज करो, कुछ वेरिएबल ड्रॉप करो, नई एल्गोरिथम सोचो, राइट। इसमें भी हमारे पास क्या होता है, एक वेरिएबल होता है जिसके बेस पे हम लोग चीजों को सुपरवाइज करते हैं। तो ऐसी लर्निंग हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरवाइज बोलते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में 60 से 70% प्रॉब्लम आपकी सुपरवाइज्ड होती है। सर ठीक है। डिसीजन ट्री भी इसी में ही आएगा क्या यस सुपरवाइज में? बेटा, यस बेटा, यस बेटा, यस बेटा, ठीक। दूसरा होता है लेबल डेटा का मतलब समझ गए, जिसमें हमारे पास टारगेट वेरिएबल होता है, ठीक है, वो लेबल डेटा पे लाता है, ठीक है। जैसे बिल्ली, जैसे आपने 50 फोटो दे रखे हैं, अब उन फोटो को हमें तो पता नहीं है, आप फोटो का लेबल करोगे, ये पुरुषोत्तम का है, ये अर्चित का है, ये सीमा का है, ये गुप्ता जी का है, ये पंकज का है, ये इनका है, तभी तो वो लेबल्ड हुआ ना, राइट। आपने डेटा दे दिया, आपने जैसे एज वगैरह सबका दे दिया, बट आपने बताया नहीं इसने फ्रॉड किया नहीं फ्रॉड किया, तो इसका मतलब क्या है, वो लेबल्ड थोड़ी ना है, वो तो अनलेबल्ड डेटा है। गेटिंग अ पॉइंट। तो लेवल डेटा बोलो, चाहे टारगेट वेरिएबल बोलो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, इन सब पे क्या लगती है हमारी लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग लगती है। नेक्स्ट है भाई अनसुपरवाइज। अनसुपरवाइज में जो डेटा होता है वो अनलेबल्ड होता है। अनलेबल्ड डेटा का मतलब केवल हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होते, या कह तो सिर्फ हमारे पास एक्स वेरिएबल होते हैं, हमारे पास वाई वेरिएबल नहीं होता। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास अभी देखो क्या था, सेगमेंटेशन प्रॉब्लम होती है, उसमें पता थोड़ी ना होता कितने सेगमेंट बनाने हैं, और सेगमेंट सही है गलत है कोई बता ही नहीं सकता किसी डेटा के बेस पे। हम सिर्फ डेटा देखेंगे, हम उसको स्टडी करते हैं कि भैया ऐसा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा है, हो सकता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनलेबल्ड डेटा है, क्योंकि उसमें टारगेट वेरिएबल नहीं है। और ऐसे में लोग क्या करते हैं, अनसुपरवाइज एल्गोरिथम क्या लगाओगे आप, क्लास आप सेगमेंटेशन कर सकते हो, आप डायमेंशन रिडक्शन कर सकते हो, ठीक है।
डायमेंशन का मतलब 50 वेरिएबल थे, आप उनको 15 वेरिएबल कर रहे हो, तो आपको पता तो नहीं 15 सही करेंगे, सही हो रहा है गलत हो रहा है, आप 15 कर दिया आपने। उसको टेस्ट करने का वो सही है गलत है कोई तरीका नहीं, किसी वेरिएबल के बेस पे आप डिसाइड नहीं करोगे कि 15 वेरिएबल करने 50 करने, वो हमारी चॉइस है हमें कितने करने हैं। ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, अनलेबल्ड डेटा, या अनलेबल्ड डेटा पे हम लोग लगाते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक, कूल। सर रियल टाइम में क्या एग्जांपल होगा ये डायमेंशन रिडक्शन का? डायमेंशन रिडक्शन का, अरे बाप रे, इसके मैं अलग से पैसे लूंगा, एक मिनट रुको। नासा पिक्चर्स, नासा को फॉलो करते हो आप लोग कोई है जी? यस सर, इंस्टाग्राम पे। नहीं। गलत बात है, करना चाहिए। सर देखो ये एक इमेज है, इसमें कितनी डायमेंशन है? 3D यस सर। है वो, आरजीबी याद है ना आप लोगों को, आरजीबी? यस सर। जब इस इमेज को खींचा होगा तो एक्चुअल बताओ यूनिवर्स में कितनी डायमेंशन है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ठीक है, हैं? 3, 10, 50, 500? इनफाइनाइट। चलो इसको फिर छोड़ते हैं, जब कंफ्यूजन इसको छोड़ते, बट आई लव दिस इमेज। मैं नासा को बहुत पसंद करता हूँ, नासा क्या मैं यूसरो को भी बहुत पसंद करता हूँ, मुझे स्पेस और ये सब बड़ा मजा आता है। मन करता है एक दिन मैं ऐसा कोई प्रोग्राम बनाऊं जो स्पेस पे लोगों की जाके मदद करे। एनीवे, तो देखो अब आपके पास मान लो कोई 1500 वेरिएबल हैं, ठीक है गाइस, और आपको कोई मशीन लर्निंग मॉडल चलाना है, ठीक है। आजकल जो मतलब मॉडर्न मशीन लर्निंग आर्किटेक्चर्स हैं वो कहते हैं जितने वेरिएबल उतने रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आज की डेट में। उसका रीजन ये है कि देखो इतना ज्यादा मैच्योर आर्किटेक्चर हो चुका है कि इतना बड़ा डेटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मॉडलिंग के लिए मैनेज कर लेता है। बट अभी भी जो एक्चुअल डेटा साइंटिस्ट हैं, एक्चुअल डेटा साइंटिस्ट और डेटा साइंटिस्ट बहुत फर्क है, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट आजकल सूडो डेटा साइंटिस्ट बहुत है मार्केट में, जिनको सिर्फ प्रोग्राम करना आता है, गूगल से कॉपी पेस्ट करके चिपका देते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, उनको हम लोग सूडो डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो ऐसे काम नहीं करते, वो रिसर्च करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहेंगे, भाई इतने वेरिएबल मत चलाओ, ठीक है, आप इनमें से कुछ वेरिएबल को घटा दो। क्या आप 200 वेरिएबल बना के, ठीक है, आप मशीन लर्निंग चला रहे हो तो क्या हो रहा है? तो अगर मान लो 1500 वेरिएबल चलाने से आपकी एक्यूरेसी 96% आ रही है मान लो, और 200 वेरिएबल सेलेक्ट करने से आपकी एक्यूरेसी 92 के आसपास आ रही है, तो क्या बुरा है? और 1500 वेरिएबल चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कम से कम आपको 10 से 15 घंटे चाहिए होंगे, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है, और इस पे चलाने में आपको कोई 10 से 15 मिनट में काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो आपने 1500 वेरिएबल को आपने 200 वेरिएबल में चेंज कर दिया, इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल रिडक्शन। इसको डायमेंशन रिडक्शन नहीं बोलते, इसको वेरिएबल रिडक्शन बोलते हैं। डायमेंशन रिडक्शन अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि उसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, बट आप समझ गए ना। 1500 वेरिएबल हमने कितना कर दिया, 200 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कोई तरीका नहीं कि आप 200 करो, 300 करो, 250 करो, 500 करो, हाँ थोड़ा बहुत मेथड है, बट कोई वेरिएबल नहीं जिसके बेस पे हम इसको सुपरवाइज कर सके, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। तो सर इस अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम में स्टेप रिडक्शन के कुछ फंक्शंस होंगे, आई यस थिंक वो भी चलेगा, स्टेप रिडक्शन वो भी चलेगा,
ठीक है, समझ जाओगे। सेगमेंटेशन समझ में आता है ना, क्लस्टरिंग समझ में आती है। यस सर, लास्ट एग्जांपल में समझाया था आपने हाँ, जियो वाले में। वो भी हमारा क्या है, अनसुपरवाइज्ड। हमें पहले से पता नहीं कितने ग्रुप बनाने हैं, 4 हम्म। बनाने, 5 बनाने। जैसे मैंने बोला कि 5 बनाओ, बट कंपनी बोली नहीं 6 बना दो। तो दोनों की अपनी डिस्क्रिप्शन पावर है, सब्जेक्टिविटी है। आप 4 बनाओ, 5 बनाओ, 7 बनाओ, आपकी जैसी चॉइस है उस तरह से बना सकते हैं। ठीक, डायमेंशन रिडक्शन की अभी मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी बात करूंगा तो बच्चे रो जाएंगे, सच बताऊं। क्योंकि अभी पिछले दो वीक से थियरी पार्ट बहुत हो रहा है, इसलिए मैं डायमेंशन रिडक्शन अभी बात नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा सेमी सुपरवाइज। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सुपरवाइज्ड प्लस अनसुपरवाइज्ड दोनों का काम करते हैं। और सच बताऊंगा ना तो 70-80% प्रॉब्लम दोनों होती है, या दोनों अनसुपरवाइज सुपरवाइज, पहले बोल लो जो भी मर्जी करना है। हमने क्या किया, पहले हमारे पास 15,000 वेरिएबल थे, 1500 वेरिएबल थे, है ना। हमने क्या किया, इसको घटा दिया, अनसुपरवाइज लगाई हमने, है ना। अब वेरिएबल कितने रह गए, 200, और 200 हमने लगा दी मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन क्या होती है गाइस, सुपरवाइज होती है। तो ये अनसुपरवाइज भी हो गई, सुपरवाइज भी हो गई। डायमेंशन रिडक्शन बोल दो यहाँ पे। या दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, डेली के आपको रियल एस्टेट का प्राइस प्रेडिक्ट करना है। रियल एस्टेट, सॉरी, एस्टेट प्राइस प्रेडिक्ट करना है आपको। मैं 2 घर लेता हूं, यहां पे ले लिया अपने रूम्स, ठीक है, एरिया और रोड, मतलब रोड विड्थ और हाइट समथिंग, और यहां पे लिख दिया प्राइस आपने। रूम है 4, ठीक है, एरिया है कुछ 320 मीटर के आसपास, और रोड है 9 मीटर की चौड़ी, ठीक है ना। इसका प्राइस है मान लो 3 करोड़ के आसपास, ठीक है ना। ओके, एक है सेम रूम और इसका प्राइस है कोई 85 करोड़, ऐसा हो सकता है। डिपेंड ऑन द लोकेशन। लोकेशन पे डिपेंड दैट्स करता है करेक्ट, सर। लोकेशन पे। बट मॉडल को तो नहीं पता ना कौन सी लोकेशन का। आप तो डेटा दोगे तो मॉडल तो जनरल रिजल्ट सेम प्रेडिक्ट ही करेगा, प्रिडिक्ट करेगा। है यस ना। सर। तो हमने क्या किया, डेली के डेटा को जब देखा समझा तो उसमें देखा कि 4-5 ग्रुप्स हैं, क्लस्टर्स हैं, है ना। क्लस्टर्स कैसे, एक ऐसे क्लस्टर जहां पे हाई प्राइस्ड वॉल्यूम है, ऐसे क्लस्टर जहां पे गरीब गरीब लोग रहते हैं, वहां पे 3 करोड़ नहीं हो सकता, वो कोई 70-80 लाख रुपए में दे दे मान लो, नहीं, ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। सोचना मतलब 70 लाख मिल जाएगा दिल्ली में फ्लैट 4 रूम का, ठीक है। तो ऐसे हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे डेली के डेटा को 4-5 ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, ठीक है। फिर हर ग्रुप के लिए मॉडल बना देंगे। तो पहले अनसुपरवाइज किया, फिर आपने सुपरवाइज कर दिया। कूल, डन, समझ में आ गया। सेमी सुपरवाइज यस सर। प्लस सुपरवाइज्ड। मैं ज्ञान ज्यादा बताने लगता हूं मुझे लगता है, ठीक है। तीसरा है गाइस रेनफोर्समेंट लर्निंग। इसके बारे में हमारे सिलेबस में है नहीं तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट पॉइंट ये है कि रेनफोर्समेंट लर्निंग ऐसे काम करती है, जैसे आपने गेम खेले होंगे, गेम खेले ना आप लोगों ने, फीफा, यस सर। फुटबॉल यस वाला, सर। मैच वाला, या जो चेस गेम होता है वगैरह वगैरह। तो मतलब ऐसे समझो कि फुटबॉल गेम खेल रहे हो, एक कंप्यूटर खेल रहा है, एक आप खोल रहे हो। तो कंप्यूटर तरफ कौन खेल रहा है, एल्गोरिदम खेलती है ना, कंप्यूटर थोड़ी ना खेलता है। तो यस सर। एल्गोरिदम हम ऐसे डिजाइन यस सर। करते हैं कि अगर उसने गलत चाल चली, कंप्यूटर ने, ठीक है ना, कंप्यूटर ने गलत चाल चली तो उसको हम पेनाल्टी देंगे, और अगर उसने सही चाल चली, मतलब वो जीत रहा है, कंप्यूटर जीत रहा है, तो उसको रिवॉर्ड देंगे। तो कंप्यूटर हर वो चाल चलने की कोशिश करता है जिसमें उसको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनफोर्समेंट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप सच बोलता हूं मैं, तो जैसे जो फीफा वर्ल्ड कप है या जो भी कप वाले हैं, अगर उनमें प्रॉपर अच्छे से रेनफोर्समेंट लगा दी जाए तो किसी इंसान की बस की बात नहीं है कि कंप्यूटर को हरा सके। उसका रीजन क्या है,
कि जैसे जैसे आप चाल चलते जाओगे, पूरी दुनिया खेलती है उन गेम्स को, तो सब लोगों की वो चाल सीखता जाएगा और ऐसी कोई चाल नहीं चलेगा जिसमें वो हार जाए। आपकी चाल सीखता जाएगा और अपनी चाल को, जो गलत चाल चल रहा है उसको कंट्रोल करता चला जाएगा। धीरे 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 ऐसा सिस्टम बन सकता है जो कोई भी इंसान उसको नहीं हरा सकता। रेनफोर्समेंट लर्निंग प्लस डीप लर्निंग, रेनफोर्समेंट प्लस डीप लर्निंग, इन दोनों को यूज करके अभी यूएसए में F-16 फाइटर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, फाइटर जेट जो है, यस Yes, सर। sir. उनके करीब 4 फाइटर जेट्स के सिमुलेशन तैयार किए गए थे। जो फाइटर उड़ता है, जेट या प्लेन उड़ता है, उसमें ब्लैक बॉक्स होता है, राइट, जो सारे उनके लॉग रिकॉर्ड करता है, राइट। उन्होंने कब क्या Yes, एक्शन sir. लिया, कहां पे मुड़े, कहां पे क्या किया, कब बम फायर किया, कब उन्होंने जो भी फ्लेयर फाइल करा, जो भी सब कुछ रिकॉर्ड करता है। वो सारा डेटा मशीन को सिखाया गया, मशीन को फीड किया गया, उसको ट्रेन किया गया मशीन को, और फिर सिमुलेशन में उन्हीं 4 फाइटर्स को जो एक्चुअल में लड़ रहे थे, उनको सिमुलेशन फाइटर वो जेट दिए गए, राइट, और मशीन को एक तरफ बैठा दिया गया। उस मशीन ने उन चारों फाइटर को मार दिया सिमुलेशन में। एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, फाइटर जेट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑटोमेटिक चले, मतलब उसमें कोई इंसान ना हो, फाइटर जेट अपने आप जाए, मार के भागा है, या जो करना है वो कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले अपने आप 4-5 उनके जो फाइटर थे उनके सारे एक्शन रिकॉर्ड करवाए, सारे रिकॉर्ड करे और उसको फिर मशीन में फीड किया, ट्रेन करवाया, और मशीन ने उसको सीख लिया कि भैया कैसे कैसे मूवमेंट होते हैं, कैसे फाइट करना होता है, कैसे फ्लाइट चलानी होती है। तो उस एक अकेली मशीन ने इन 5-4 लोगों को मार दिया सिमुलेशन में। अब वो उसी सिमुलेशन को उठा के क्या कर रहे हैं, उसको मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गेटिंग अ पॉइंट। चाइना में क्या कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट, डीप लर्निंग सब समझ समझ के वो जिनोमी में काम कर रहे हैं, जीन पे, जीन थेरेपी सुना आप लोगों ने, यस सर। जेनेटिक्स पे काम कर रहे हैं। और वो ऐसे अपने वो बना रहे हैं अपने लोगों को जो आर्मी में लड़ने वाले हैं, उनके बचपन से ही उनके वो जीन्स काट दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, उनकी जो जीन बच्चे पैदा होंगे कि उनमें डर खत्म हो जाए। डर के जीन होते हैं ना, सब में जीन होते हैं, तो उस जीन को काट के, जहां से डर पैदा होता है जीन की वजह से, वो डर काट के एल्गोरिथम के थ्रू बाकी जीन डाल दिए जाएंगे, तो उस बच्चे में डर खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। जैसे ना इमोशन वाला होता है, वो धीरे धीरे खत्म कर देंगे। तो अगर तो ऐसे मे आर्मी, बी यही थेरेपी वो लोग ओलंपिक, बिकॉज अगर ओलंपिक्स में देखे तो बहुत ज्यादा चाइना के वो रहते हैं, विनर रहते हैं, तो वहां पर भी मे बी दे मस्ट बी वर्किंग आउट बेटा ये अभी बहुत पुरानी सीक्रेटली। टेक्निक नहीं है, अभी 10 साल पुरानी है, तो अभी बच्चे इतने बड़े नहीं हो गए कि ओलंपिक में खेले जाएं, ठीक है। 10-12 साल पुरानी है, बहुत ज्यादा, इस पे काम बहुत सालों चल रहा है, बट जो पब्लिक में आई है वो 10-12 साल पहले आई है, ठीक है। तो वहां पे जहां तक मुझे पता है कि वहां बचपन से ही किसी पर्टिकुलर फील्ड में डाल देते हैं वो। यस सर, मेंटली तो वो वर्कआउट हाँ करते हैं हाँ इस हाँ चीज पे, हाँ, जैसे अभी बचपन आप से ही, बोल रहे हैं। हाँ, हाँ बचपन से ही डंडा मारते हैं वो, करो करो करो। हमारे वो यहाँ क्या होता है, फाइंड आउट करते हैं कि पर्टिकुलर बंदे का फिजिकल स्ट्रक्चर किस तरह का है, फिर उनको उसी एरिया में वो मतलब वही लगा देते हैं कि भाई आपको यही काम करना है, इन बच्चों को ये काम करना है, ऐसा कुछ है सर वहाँ का। राइट।